हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ हाइड्रोजन आयोडाइड। वहां आपको ये बताया गया होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड ग्लिसरॉल के साथ दो तरह की रिएक्शन देता है। पहला रिएक्शन ये था कि जब ग्लिसरॉल और जब हाइड्रोजन आयोडाइड लिमिटेड होता है तो मेन प्रोडक्ट आपका एलिल आयोडाइड बनता था। रिएक्शन सबसे पहले क्या होता था, ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिसमें दो प्राइमरी और एक सेकेंडरी रिप्लेस आयोडीन के एटम्स हो जाते थे, तो बनता था क्या 1 2 3 आयोडोप्रोपेन। और आपको पता है कि जब दो आयोडीन एटम सक्सेसिव नेबरिंग कार्बन से जुड़े होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं और वहां से I2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण। क्यों? आपको पता है कि आयोडीन एक बड़ा एटम होता है, साइज बड़ी होती है कार्बन के कंपैरिजन में, तो वहां दो कार्बनों पे दो आयोडीन फिट नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए अनस्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वहां से I2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो मेन प्रोडक्ट आपका बनता था क्या? एलिल आयोडाइड, जिसका फार्मूला आपको पता था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आयोडीन था। ठीक, सेकंड रिएक्शन आपको यह बताई गई थी कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में होता है तो ग्लिसरॉल के साथ मेन प्रोडक्ट आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता था। और ये एक सीक्वेंस रिएक्शन होती थी, कई स्टेपों में होती थी। जैसे फर्स्ट स्टेप में वही क्या तीनों OH मॉलिक्यूल तीन एटम आयोडीन के एटम से रिप्लेस हो जाते हैं, तो क्या बनता था 1 2 3 आयोडोप्रोपेन बनता था। फिर वही बात स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण सक्सेसिव एटम के I2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते थे, तो क्या बनता था एलिल आयोडाइड। फिर फर्दर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करता है और किस रिएक्शन के थ्रू होता है? मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक, मार्कोनिकॉफ रूल से हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन होता है एलिल आयोडाइड से, तो क्या बन जाता है 1 2 डाई आयोडोप्रोपेन। फिर वही बात कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण दो सक्सेसिव कार्बन पे I2 मॉलिक्यूल दो आयोडीन के एटम अनस्टेबल होते हैं, तो वहां से आयोडीन के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता था, प्रोपीन बन जाता था। फिर प्रोपीन फर्दर रिएक्ट करता था हाइड्रोजन आयोडाइड से और मार्कोनिकॉफ रूल के एडिशन से। आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, कोई अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन सेंटर को जाता है जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन होते हैं। ये था मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, इसी से रिलेटेड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है जो HBr देता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, इसका जस्ट रिवर्स होता है। ठीक, तो होता क्या था कि जब प्रोपीन बना, प्रोपीन से हाइड्रोजन आयोडाइड फर्दर रिएक्ट किया तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड बन जाता था। ठीक, उसी तरह आज हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड से कैसे रिएक्ट करता है और क्या कुछ बनाता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट हो? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। कहने का मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन का प्रोसेस मेथड बदल जाता है। ठीक, तो जब टेम्परेचर 100 to 110 डिग्री पर रखते हैं तो मेन प्रोडक्ट आपका बनता था क्या? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बनता है जो कि जब टेम्परेचर 100 to 110 रखते हैं, ठीक उसी तरह टेम्परेचर अगर 260 या उससे ज्यादा करते हैं तो क्या बन जाता है? एलिल अल्कोहल मेन प्रोडक्ट बनता है। एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल आपको बताए थे हम एकदम, विनाइल, एलाइल, क्रोटाइल, ये सब फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो क्या बन जाता था? एलिल अल्कोहल। एलिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है एलिल का अल्कोहल। चलिए एक एक करके हम डिटेल से स्टडी करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कुछ बातें लिखिए। क्या लिखिए? ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक एसिड। ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक एसिड ग्लिसरॉल reacts with ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला ये जानते हैं। ठीक, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक एसिड
इन डिफरेंट वे, इन डिफरेंट वे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से रिएक्ट कर सकता है, डिफरेंट वे डिपेंडिंग अपॉन द, डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन कहने का मतलब जैसे जैसे कंडीशन रिएक्शन चेंज करेंगे इसका रिएक्शन का तरीका चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ प्रोडक्ट भी आपका चेंज होगा। तो पहला मेथड हम आपको क्या बताए थे कि फर्स्ट वे में कि जब टेम्परेचर कितना रखते हैं 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो पहली कंडीशन में आपको यही लिखना है केस फर्स्ट ना, चलिए इसे केस फर्स्ट बना देते हैं, केस फर्स्ट। केस ए में क्या, एट 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। जब टेम्परेचर इतना होगा तो, ठीक। देखिए हमने आपको बताया था कि ग्लिसरॉल जब भी ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे होगा, ठीक। तो एक प्रकार का डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक, जिसे कहते हैं क्या, ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट। फिर क्या होगा, ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट को जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ग्लिसरॉल का मोनोफॉर्मेट बन जाता है। इससे क्या होता है, CO2 रिलीज होके, माने कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल का मोनोफॉर्मेट, ठीक। चलिए उसको लिखते हैं स्टेटमेंट, फिर देखते हैं। लिखिए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल react reacts with oxalic acid, oxalic acid, ठीक, reacts with oxalic acid to yield, to yield बनाता है, to yield glycerol, ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट, ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट, ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट बनता है। विच लिखिए आगे, विच ऑन हीटिंग एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर release of CO2 glycerol monophosphate, glycerol monophosphate produced, ठीक। ग्लिसरॉल मोनोफॉस्फेट जो होता है ये आपका मेन प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन की, ठीक। चलिए हम रिएक्शन के बारे में देखते हैं। ये तो आपको पता है CH2OH, CHOH और CH2OH, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। 3 OH है, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है ना, इसे क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल, या इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरीन, ठीक, ग्लिसरीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ऑक्जेलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में डायरेक्टली लिंक होते हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, OHCOOH, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ एक एसिडिक ग्रुप है, यहाँ एक अल्कोहल ग्रुप, इसका मतलब यहाँ कौन सी रिएक्शन होगा, एस्टरिफिकेशन, यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन होगा। और आप जानते हैं एस्टरिफिकेशन में
कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है, अल्कोहल का H निकलता है। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि इन एस्टरिफिकेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीजेस फ्रॉम एसिड एंड हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम अल्कोहल। ठीक, यहां से एक प्रकार की डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब वहां से वाटर का रिलीज हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। इसे क्या कहते हैं? ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। तो क्या यहाँ पे क्या रिलीज हो गया? H2O, यानी कि यहां से वाटर रिलीज हो गया, H2O। वाटर जब यहां से रिलीज हो गया तो एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और वो एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा? CH2O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ, फिर यहाँ क्या लगा है? CHOH। ठीक, और यहाँ क्या लगा है? CH2OH लगा है। ठीक, CH2OH। अब ये देखिए यहाँ कार्बन से सिंगल बॉन्डेड COOH। ठीक, आपको पता है कि ये एस्टर लिंकेज है, इतने को एस्टर लिंकेज कहते हैं ना। C डबल बॉन्ड, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसे को फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके दोनों वैलेंसी कार्बन से मतलब एल्किल ग्रुप सेटिस्फाइड हो तो एस्टर लिंकेज होता है। तो यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, तो इसीलिए इसे कहा जाता है एस्टरिफिकेशन हो गया यहाँ। ठीक, इसे क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन। ठीक, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जो यहाँ ये प्रोडक्ट बना, इतने को कहते हैं ऑक्जेलेट, और ये ग्लिसरॉल है, तो इसे इसका क्या नाम होगा? ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट, ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट। ठीक, अब ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट को जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, ठीक, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? यहां से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। ठीक, तो यहां से CO2 रिलीज हो जाएगा। जब यहां से CO2 रिलीज होगा तो एक प्रकार का एक प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा? ग्लिसरॉल का मोनोफॉर्मेट होगा। ठीक, यानी कि यहां कौन सी रिएक्शन होगी? डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ CO2। ठीक, और वो CO2 कहां से रिलीज होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ठीक, तो यहां से CO2 रिलीज हो गई है, और जो मेन प्रोडक्ट आपका यहां बचेगा आप क्या? CH2 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या लगा है? हाइड्रोजन। और आपको याद होगा HCOO को कहते हैं फॉर्मेट आयन। ठीक, तो ये क्या हो गया? CHOH, यहां से ये, और इसी से लगा है क्या? CH2OH। अब इतना तो पता है आपको, इतने को ग्लिसरॉल कहते हैं, और ये फॉर्मेट हो गया ना, तो क्या इसका नाम होगा? ग्लिसरॉल फॉर्मेट। एक एटम फॉर्मेट का है तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। इसे क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ठीक, ये तो एक कंडीशन थी, कब? जब टेम्परेचर को 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं तो। ठीक, चलिए अब हम अगले केस की तरफ चलते हैं, यानी कि जब टेम्परेचर को 260 या उससे ऊपर लेके रखते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड ग्लिसरॉल से कैसे रिएक्ट करता है और क्या कुछ बनाता है। ठीक है ना? यानी कि केस 2, सेकेंड केस में, ठीक, कंडीशन क्या है? एट 260 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर को 260 या उससे ज्यादा रखते हैं तो क्या होता है ना, इसमें लिखिए एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक एसिड एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लिसरॉल
reacts with oxalic acid form allyl alcohol. ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म या प्रोड्यूस्ड एलाइल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल। एलिल अल्कोहल का फार्मूला आपको पता होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, इतने को एलाइल ग्रुप कहते हैं। यहां से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है तो इसे क्या कहेंगे, एलिल का अल्कोहल। ठीक, देखिए यानी कि जो बन गया क्या, एलिल अल्कोहल। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ये देखिए होगा क्या कि सबसे पहले ग्लिसरॉल जब इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है ऑक्जेलिक एसिड, एक प्रकार का साइक्लिक कंपाउंड बनता है। ठीक, और उस साइक्लिक कंपाउंड को जब फर्दर हीट करते हैं तो यहां से दो CO2 मॉलिक्यूल यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद मेन प्रोडक्ट आपका बन जाता है क्या, एलिल का अल्कोहल। ठीक, चलिए देखते हैं रिएक्शन होती कैसी है इसकी। ये क्या है, CH2OH CHOH CH2OH, इसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक, ग्लिसरॉल की रिएक्शन किससे करानी है, ऑक्जेलिक एसिड से। यहां भी एस्टरीफिकेशन ही होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप आपस में डिहाइड्रेट होते हैं ना, तो हम ऑक्जेलिक एसिड को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ठीक, ये भी तो ऑक्जेलिक एसिड है कि नहीं ये। ठीक, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड हमने क्या बताया कि जब इसको हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, लगभग 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डिहाइड्रेशन। तो होगा क्या कि आपको पता है कि एसिड का OH निकलेगा और अल्कोहल का H। ठीक, क्या निकलेगा, एसिड का OH और अल्कोहल का H। इस तरह से एक, अब यहां पर देखिए दो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, 2H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। एक प्रकार का एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है और वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि रिंग की स्ट्रेन, आपने कभी पढ़ा होगा बेयर चेन स्ट्रेन थियरी, ठीक, या बेयर की रिंग की स्ट्रेन थियरी, वहां आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जब रिंग में स्ट्रेन होता है तो वो कंपाउंड ऑटोमेटिकली अनस्टेबल होकर ब्रेक हो जाता है और कुछ मॉलिक्यूल रिलीज करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। ठीक, उसी तरह से कहने की ये मतलब जो यहाँ एक एडिशन साइक्लिक कंपाउंड बना है वो कैसा है, अनस्टेबल। वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक, तो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए तो यहाँ पे ही आसानी से ये क्या कर डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। जो CO2 यानी कि दो CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और दो के दोनों CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होंगे ऑक्जेलिक वाले पॉट से। ठीक, यहाँ से केस का मतलब दो CO2 के, दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। ठीक, और बचेगा क्या, देखिए अब बताइए यहाँ कार्बन CH2 है, एक वैलेंसी यहाँ खाली हो गई, एक वैलेंसी कार्बन की यहाँ, तो आपस में बांड बना लेंगे तो क्या हुआ, CH2 डबल बांड CH, इसी को क्या कहते हैं, एलिल। ठीक, ठीक, इतने ग्रुप को क्या कहेंगे, यहाँ फार्मूला ये रहेगा यार, ये। ठीक, इतने ग्रुप को कहते हैं क्या, एलाइल। जब यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बचेगा, CH2
डबल बांड क्यों, एक वैलेंसी इसकी खाली कार्बन की इसकी, तो आपस में डबल बांड बना लेंगे CH, और यहाँ क्या लगा ये वाला CH2, और ये क्या है OH। इस कंपाउंड, क्योंकि इतने ग्रुप को कहते हैं एलाइल, यहां से OH लगा है तो इसका क्या नाम होगा एलाइल अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं एलिल या एलाइल अल्कोहल, जो कि इसका कॉमन नेम है। ठीक, अगर IUPAC नाम लिखने की बात करें तो फिर वही सबसे पहले सिलेक्शन आप पेरेंट चेन, नंबरिंग आप पेरेंट चेन, फिर नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो 3 कार्बन के रूट वर्ड है तो चेन यही है। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग किधर करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या है OH है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक ठीक, अब इसका नाम क्या होगा 3, अब कोई प्रीफिक्स नहीं है ना, जब कोई प्रीफिक्स नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, और सब तब रूट वर्ड आएंगे। रूट वर्ड में क्या आएगा 3 कार्बन है तो प्रो, अब प्राइमरी सफिक्स में यहाँ डबल बॉन्ड इन है तो क्या लिखेंगे, तो इसकी पोजीशन क्या है 2, दूसरे पोजीशन प्रोप टू इन। ठीक, प्रोप टू इन 1 आल, या अब क्या कर देंगे ई को हटा के या ऐसे रहने दे 1 आल, प्रोप टू इन 1 आल, या ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपीन 1 आल। ये इसका IUPAC नाम है। तो जनरली कॉमन नेम से ही लोग पूछते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, यानी कि व्हेन ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट विथ ग्लिसरॉल, it is a temperature depending reaction. As with temperature increase, then 2 types of main product can be obtained. When we keep temperature 100 to 100 degree centigrade temperature, first of all glycerol react with oxalic acid, then then esterification reaction takes place after dehydrating water molecule, glycerol monoxalate produce, and after heating 110 degree centigrade, glycerol monoxalate releases CO2 molecule, that is decarboxylation. Then main product will be glycerol monoformate. ठीक, that is the case first. In case second, we know that when glycerol react with oxalic acid, then first of all esterification takes place, and this is known as a type of dehydration reaction because water release. Here 2 molecule of water release. You know that in esterification OH releases from acidic group, carboxylic acid group, and hydrogen releases from alcoholic group. Then 2 water molecule releases and a type of cyclic compound produced which is unstable due to ring strain, bare strain. ठीक, रिंग में स्ट्रेन के कारण। फिर आफ्टर रिमूविंग ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, 2 molecule of CO2, after removing of 2 molecule of CO2, then एलिल अल्कोहल प्रोड्यूस। ठीक, ये तो थी आपकी क्या रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विथ ग्लिसरॉल। ठीक, अगली रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे क्या, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, क्या रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। यानी कि रिएक्शन नंबर 7 होगी, क्या है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है HNO3। ठीक, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।